हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाई डज हार्ट अटैक अकर्स। बेसिकली अटैक होता है, किस तरह से होता है, उसके कारण क्या क्या हैं, इसके लक्षण के साथ साथ ट्रीटमेंट भी हम आज समझेंगे। चलिए शुरू। हार्ट अटैक को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एंजाइना पेक्टोरिस। तो आज हम फोकस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर। एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज वन टाइप ऑफ चेस्ट पेन विच इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो द हार्ट। एक तरह से जब हार्ट के मसल जितना ब्लड चाहिए, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उतना अगर ना मिल पाए और उसमें कमी आ जाए तो जाकर के आगे क्या होता है, उसका जो सेल है उसमें नेक्रोसिस होते हैं, सेल डेथ होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हार्ट है उसको सफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हार्ट मतलब हार्ट का जो मसल मायोकार्डियम, उसको सफिशिएंटली ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके वजह से एक तरह का टिपिकल पेन शुरू होता है, उसको कहते हैं एंजाइना पेन। सो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं। सो एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ IHD। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम? सिंड्रोम इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। 2, 4, 5, 6 सिम्टम्स को मिला करके हम बोल सकते हैं सिंड्रोम। एंजाइना है, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है, इट इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ IHD। IHD मीन्स इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज मीन्स, इस्चेमिक मीन्स द कंडीशन इन व्हिच देयर इज लेस ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो इस्चेमिक है, ये एक्चुअली डेवलप हुआ है इस्चेमिया से। इस्चेमिया का मतलब है इनसफिशिएंट और लेस ब्लड फ्लो टू अ स्पेसिफिक द बॉडी। तो यहाँ पे ISD का मतलब है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जिसमें लेस और इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट occurs. Okay, now whenever there is insufficient blood flow to the heart occurs, it results in myocardial ischemia. Myocardial ischemia. तो मायोकार्डियम में जब कम मात्रा में इनसफिशिएंट अमाउंट में जब ब्लड पहुंचता है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो इसी ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन मसल को पहुंचना चाहिए, और क्योंकि इस्चेमिया कंडीशन में बहुत ही कम, बहुत ही इनसफिशिएंट क्वांटिटी में जब ब्लड मायोकार्डियम को पहुंचता है, तो इसी तरह क्या होता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी कम हो जाता है। सो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम दैट इज डेवलप्ड बाय इस्चेमिक कंडीशन इन द हार्ट। नाउ इन दिस एंजाइना पेक्टोरिस पर्टिकुलरली एक टिपिकल तरह का पेन होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेन। और ये जो पेन है, ये ओरिजिन होता है पर्टिकुलरली आपका जो सबस्टर्नल एरिया से। सबस्टर्नल एरिया मींस इन द चेस्ट देयर इज अ बोन दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। ये जो स्टर्नम बोन है, जस्ट इसी पॉइंट से, क्योंकि इसके जस्ट बिलो आपका हार्ट सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द स्टर्नम द पेन ओरिजिनेट्स। पेन जो शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ यानी कि नेक की तरफ रेडिएट होता है, और फाइनली इट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म। सो ये जो पेन है जो शुरू हो रहा है पर्टिकुलरली स्टर्नम से, और शुरू होते हुए ऊपर जाते हुए ये पहुंच जाता है नेक को, और नेक से होते हुए लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होता है। ये जो एक स्पेसिफिक यूनिक तरह का जो पेन है, इसको बोलते हैं एंजाइना पेन। और ये सिर्फ एंजाइना अटैक में यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे समझा दैट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिस्मल पेन, ओके, इन द सबस्टर्नल एरिया। सबस्टर्नल मींस जस्ट बिलो द स्टर्नम। सो इसी स्टर्नम के नीचे से, जहाँ पे हार्ट का लोकेशन है, वहीं से जो दर्द है वो शुरू होता है, जो पेन है वो शुरू होता है, और बहुत ही सीवियर, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल पेन। और ये शुरू होता है सबस्टर्नल एरिया से, रेडिएट होता है नेक की तरफ, और फिर लेफ्ट आर्म की तरफ वो फैलता जाता है। इसी तरह का पेन जो है पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली एंजाइना में दिखाई देता है। ओके, नाउ एंजाइना ये पर्टिकुलरली एक रिजल्ट है जो इस्चेमिक कंडीशन। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी हार्ट को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए, आपको पता होना चाहिए दैट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। This oxygen and nutrient particularly is being supplied by the blood to the each and every part of the body. इसी में हार्ट का मायोकार्डियम भी अंतर्भुक्त है, इसी में हार्ट का मायोकार्डियम भी इन्वॉल्व्ड है। तो जैसे ब्लड शरीर के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है, उसी तरह हार्ट के मसल को यानी कि मायोकार्डियम को भी पहुंचाता है। क्योंकि ये जो ब्लड वेसल हैं, पर्टिकुलरली कोरोनरी ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज, ये ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को। इसमें कुछ ब्लॉकेज आने के कारण, कुछ दिक्कत आने के कारण जितना सफिशिएंटली ब्लड को पहुंचना चाहिए था, उतना ब्लड फ्लो मायोकार्डियम में नहीं हो पाता। बिकॉज ऑफ विच देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई। तो जो मायोकार्डियम को जितना ऑक्सीजन चाहिए था और जितने मात्रा में उसको ब्लड पहुंच रहा है, इसमें क्या होता है,
इम्बैलेंस शुरू होता है और ये आगे बढ़ करके जितना एक डेफिशिएंसी क्रिएट करता है हार्ट के मसल में, जहाँ पे हार्ट को जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए उतना उसको मिल नहीं पाता। व्हाई? बिकॉज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इज रीचिंग टू द मायोकार्डियम। ओके, नाउ ये जो एंजाइना है इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया आपको, एक टिपिकल एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो है वो शुरू होगा सेंटर ऑफ द चेस्ट से और फिर रेडिएट होते हुए नेक की तरफ जाएगा और पहुंच जाएगा फिर लेफ्ट आर्म तक। इसके साथ साथ चेस्ट में एक स्क्वीजिंग सेंसेशन भी होगा। स्क्वीजिंग सेंसेशन मींस आपको पता होना चाहिए, चेस्ट में जो पेशेंट है, जो एंजाइना पेशेंट है, उसको एक तरह से सिकुड़न महसूस होगा, एक तरह से उसको लगेगा कि उसके चेस्ट को कोई बहुत हैवी, बहुत ही ज्यादा वजनदार चीज से प्रेशर दिया जा रहा है। स्क्वीजिंग, ओके, प्रेशर डेवलप होगा चेस्ट में, उसको हेवीनेस लगेगा, उसके जो हेड है वो एक तरह से हेवी लगेगा, उसको चेस्ट में टाइटनेस फील होगा और पेन भी होगा। सो दीज आर द वेरी फंडामेंटल एंड टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। ओके, नाउ व्हाट आर द अदर साइंस एंड सिम्टम्स व्हिच द एंजाइना पेशेंट विल शो। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि एंजाइना सिम्टम्स जो है उसमें प्रेशर होंगे, स्क्वीजिंग होंगे, बर्निंग सेंसेशन होंगे। ओके, इसके साथ साथ पेशेंट को डिजीनेस भी डेवलप होगा, फटीग भी डेवलप होगा, नोसिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑल्सो स्वेटिंग। तो ये जो है कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जिसको हम आइडेंटिफाई करके, जिसको हम देख करके कोई भी एंजाइना अटैक को पहचान सकते हैं। Now, what are the causes or what are the etiology behind angina? So basically, angina is caused by reduced blood flow to the heart muscle. ये तो हमने पहले भी समझ लिया कि जब हार्ट मसल को जितना ब्लड और जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अगर ना पहुंच पाए, reduced blood flow हो जाए, तो वहां पे ये एंजाइना शुरू होता है। The most common cause of reduced blood flow to your heart muscle is coronary artery disease. ठीक है, क्योंकि एंजाइना जो है डेवलप होता है insufficient blood supply से, लेकिन को ये भी समझना पड़ेगा कि हार्ट के मसल को जो कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई कर रहे हैं ब्लड, उसमें कुछ ऐसे ब्लॉकेज हो जाते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। ठीक है, उसी के कारण क्या होता है, ब्लड जो है सफिशिएंटली हार्ट के मसल को पहुंच नहीं पाता, यानी कि मायोकार्डियम को पहुंच नहीं पाता। ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसमें क्या होता है, नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज। ओके, बेसिकली ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्लैक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ डिपोजिशन होता है, कुछ चीजें जमा होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लैक, और ये खास करके फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल से जमा हुआ रहता है। तो ये जो प्लैक है ये क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी के इंटरनल एरिया को कवर अप करता है और उसका जो ल्यूमेन है उसको धीरे धीरे नैरो यानी कि छोटा करता जाता है। आप पहले स्टेज में देख सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहाँ पे ये जो येलो कलर का जो प्लैक फॉर्मेशन हुआ है ये इंटरनल डायमीटर को थोड़ा सा छोटा कर रहा है, और अगर इंटरनल डायमीटर को छोटा कर रहा है इसका मतलब है कि कम मात्रा में ब्लड जो है पहले के हिसाब से, नॉर्मल हेल्दी कंडीशन के हिसाब से कम मात्रा में ब्लड हार्ट के मसल को सप्लाई हो पाएगा, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं बचा। ठीक है, वो जो पाइप है, जो कोरोनरी आर्टरी है जिसके माध्यम से ब्लड पास हो रहा है, वहीं पे ब्लॉकेज शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लैक। ओके, नाउ दूसरे स्टेज में जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हो द सेकेंड इमेज, जहां पे जो प्लैक फॉर्मेशन हुआ है और ज्यादा बढ़ गया है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, और कम मात्रा में ब्लड जो है वो मायोकार्डियम को पहुंच रहा है। और ऑब्वियसली यही जो प्लैक धीरे धीरे बढ़ते हुए एक समय ऐसा भी आएगा जहां पे ब्लड बिल्कुल भी फ्लो नहीं पाएगा और ये जो कोरोनरी आर्टरी पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो तीसरा डायग्राम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, देयर इज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू हेवी डिपोजिशन ऑफ प्लैक। ओके, तो अल्टीमेटली मायोकार्डियम को अगर ब्लड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, तो ऑब्वियसली द मायोकार्डियम सेल्स विल अंडरगो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मींस सेल डेथ। तो ये है पूरा का पूरा आपका कारण जो कि एंजाइना कराता है। ठीक है, पहला कारण मैंने बताया आपको, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, नाउ दूसरा कारण ये भी है कि कुछ कंडीशन में, कुछ स्थिति में क्या होता है, हमारा जो कोरोनरी ब्लड वेसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल जो है एक नॉर्मल साइज से और ज्यादा नैरो हो जाना और ज्यादा सिकुड़ जाना, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कोरोनरी वैसोस्पाज्म। कोरोनरी वैसोस्पाज्म, स्पैज्म का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, ये जो कोरोनरी वैसोस्पाज्म, जिससे हमने समझा कि भाई ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर पाइप जो है, ब्लड वेसल है, अगर और नैरो हो जाएगा तो क्या उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच पाएगा? नहीं। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच नहीं पाएगा तो फिर वहीं पे क्या होगा, इस्चेमिया कंडीशन स्टार्ट होगा,
मायोकार्डियम में, और जब इस्चेमिया कंडीशन स्टार्ट होगा तो इट विल लीड टू हाइपोक्सिया एंड फाइनली नेक्रोसिस। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस्चेमिया का मतलब है इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो और लेस ब्लड फ्लो, सॉरी। हाइपोक्सिया का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई। हाइपोक्सिया, हाइपो मींस लेस, ऑक्सिया मींस ऑक्सीजन, सो डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम एंड नेक्रोसिस मीन्स सेल डेथ। तो बिना ब्लड के, बिना ऑक्सीजन के जब मायोकार्डियम का सेल धीरे धीरे डेथ होगा, उसमें नेक्रोसिस होंगे, तो अल्टीमेटली हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद करेगा और अल्टीमेटली डेथ होगा। तो यही है पूरा का पूरा आपका कॉज, जिसमें हम समझे पहला कॉज है दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज और दूसरा है दैट इज कोरोनरी वासोस्पाज्म। नाउ इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें हम समझेंगे एक स्टेप बाय स्टेप मेथड, जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा किस तरह से ये जो एंजाइना डेवलप होता है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी कारण की वजह से क्या होता है, हार्ट को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दरकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है या फिर जिम में कसरत कर रहा है या फिर रनिंग कर रहा है या फिर कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जिसके लिए उसको मतलब हेवीली एक्टिव रहना पड़ रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, हार्ट तेजी से काम करना शुरू करता है, और जब हार्ट का जो फंक्शन बढ़ जाता है तो उसको ऑक्सीजन जो है और ज्यादा देना पड़ता है, उसका जो डिमांड होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू मोर ब्लड सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन और कौन कैरी करेगा, ब्लड ही करेगा। तो हार्ट को अगर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो वहां पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, यानी कि जो हार्ट के जो ब्लड वेसल हैं, जो खास करके कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें जब प्लैक फॉर्मेशन होता है तो इंटरनल ल्यूमेन जो है, उसका जो अंदरूनी डायमीटर है, जो स्पेस है, और ज्यादा पतला हो जाता है और ज्यादा संकीर्ण हो जाता है। तो क्योंकि और ज्यादा पतला हो जाता है, इसीलिए जितना ब्लड जो हार्ट को चाहिए, जितना ऑक्सीजन जो हार्ट के मसल को चाहिए, उतना वो वहां पे पहुंच नहीं पाता। तो क्योंकि वहां पे वो पहुंच नहीं पाता, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई नहीं हो पाता, उसमें क्या होता है, हार्ट जो है भूखा रह जाता है। किससे? ऑक्सीजन से, न्यूट्रिएंट से। इससे क्या होता है, जो हार्ट का सेल है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है और पर्टिकुलरली उसमें नेक्रोसिस डेवलप होते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज, और वो आगे बढ़ करके वहां पे पेन शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सो इसी तरह से एज पर योर सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट स्टेज से लेकर के फाइनली जो एंजाइना का पेन है वो डेवलप होता है। आगे हम समझेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइना, क्या क्या एंजाइना के टाइप्स है। सो बेसिकली उसके नेचर के हिसाब से एंजाइना को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ओके, एक्चुअली 4 ग्रुप है, लेकिन हम इंपोर्टेंटली यूजफुल जो है 3 ग्रुप को हम समझेंगे। पहला है आपका स्टेबल एंजाइना, दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा है वेरिएंट एंजाइना और चौथा है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेबल एंजाइना। ये जो स्टेबल एंजाइना है, इसका सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट जो नेचर है वो है कि ये जो एंजाइना है, ये पर्टिकुलरली जब कोई इंसान हेवी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जब कोई इंसान उसका जो शारीरिक काम है, जो वर्कआउट है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, हेवी करेगा, तब जाकर के इस तरह का अटैक। ठीक है, इतना मान के चलिए कि एक रेस्टिंग कंडीशन में जब इंसान है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसका जो एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, ज्यादा काम करेगा फिजिकली, वहां पे इस तरह का एंजाइना अटैक हुआ जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ये जो एंजाइना है ये बहुत ही कॉमन एंजाइना है, बहुत ही कॉमन पाया जाता है और ये बहुत ही पुराना है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल और टिपिकल एंजाइना। बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोगों में पाया जाता है और ये बहुत ही पहले से ही ये डिस्कवर हो चुका है, कॉमनली लोगों में दिखाई देता है, इसलिए इसको क्लासिक और टिपिकल एंजाइना भी बोला जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, सेम, इट इज कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑफ कोरोनरी परफ्यूजन ड्यू टू फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ओके, ये क्यों होता है भाई? बिकॉज ऑब्वियसली जस्ट अ मोमेंट वी डिस्कस्ड अबाउट, थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में समझा कि जब कोरोनरी ब्लड वेसल में, कोरोनरी आर्टरी में आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है, प्लैक फॉर्मेशन होता है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो बहुत घट जाता है। ठीक है, तो जितना ब्लड उसको मायोकार्डियम को सप्लाई होना चाहिए, ऑक्सीजन उसको सप्लाई होना चाहिए, उतना उसको पहुंच नहीं, बिकॉज ऑफ व्हिच द स्टेबल एंजाइना डेवलप्स। ओके, एक पेन शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल। ये बेसिकली कब शुरू होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शुरू होता है जब हार्ट का करता है, ध्यान दीजिएगा, ये हम आगे भी पढ़ेंगे फिर से। स्टेबल एंजाइना जो है तभी शुरू होगा, तभी डेवलप होगा जब हार्ट का काम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठ के राइट ना रिलैक्सिंग कंडीशन, थोड़ी देर बाद आप उठोगे और आप फील्ड में जाओगे, कोई स्टेडियम में जाओगे, आप जॉगिंग करना शुरू, ठीक है, स्किपिंग करना शुरू, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करना शुरू, तो उसमें क्या होता है, अभी आप रेस्ट कंडीशन में थे, आपका जो हार्ट है एक नॉर्मल लेवल पे रेस्टिंग कंडीशन में काम कर रहा था, लेकिन जब हार्ट का काम बढ़ेगा, कब? जब आप जॉगिंग करोगे, जब आप फिजिकल, तब आपका हार्ट का काम बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा,
stable angina. Okay, stable angina isn't a heart attack, but it suggests that heart attack is more likely to happen. तो इसमें बता रहा है भाई कि स्टेबल एंजाइना जो है ये हार्ट अटैक नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हार्ट अटैक का जो पूर्वानुमान है, मतलब ये जो स्टेबल एंजाइना जिसको हो रहा है उसमें ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आगे जा करके उसको हार्ट अटैक हो सकते हैं। एक तरह का स्टेबल एंजाइना हार्ट अटैक का पूर्व अनुमान, पूर्व लक्षण हम सकते, ठीक है। इस तरह का जो एंजाइना है जिसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, ये बढ़ता है, डेवलप होता है जब हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है, हार्ट वर्कलोड बढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो ये भी धीरे धीरे कम हो जाता है। सो हार्ट के एक्टिविटी के साथ बढ़ता है, जब हार्ट का जो एक्टिविटी है वो जाता है, एक तरह से रिलैक्स हो जाता है धीरे धीरे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेबल एंजाइना। नाउ अनस्टेबल एंजाइना, ये उसका ठीक अपोजिट है। यहाँ पे जो एंजाइना जब डेवलप होगा इसके लिए हार्ट के फंक्शंस को बढ़ाना, हार्ट के वर्कलोड को बढ़ाने की कोई दरकार नहीं है। पेशेंट में जब रेस्ट कंडीशन में एंजाइना अटैक, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी के, बिना कोई फिजिकल वर्कलोड के, तो इसी एंजाइना को हम बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना। ये जो अनस्टेबल एंजाइना है ये रेस्ट कंडीशन में भी डेवलप होता है। ओके, क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में डेवलप होता है इसीलिए इसको हम स्टेबल एंजाइना से ज्यादा सीवियर, ज्यादा रिस्की भी मानते हैं, ठीक है। ये जो अनस्टेबल एंजाइना है जो कि रेस्ट कंडीशन में डेवलप होता है, रेस्ट कंडीशन में भी डेवलप होता है, ये खास करके ब्लड क्लॉट या फिर पर्टिकुलरली जो हार्ट के कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं उस ब्लॉकेज हो जाए तब है। सो खास करके क्या होता है, मान लीजिए कोई अगर वेसल में टिंग हुआ है, क्या होगा, धीरे धीरे वहां से सेपरेट कर ब्लड वेसल्स में, और जब वो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, छोटे छोटे आर्टरीज में, छोटे छोटे कैपिलरीज में वो जाकर के बाहर, उसी में से एक आर्टरी है दैट इज आर्टरी। तो जब क्लॉट उसके अंदर पहुंचेगा, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करेगा, पार्शियली हो या फिर कंप्लीट उसको अगर ब्लॉक करेगा, तो वहां पे क्या होगा, एंजाइना अटैक, एंजाइना पेन। और इस कंडीशन में पेशेंट वर्किंग कंडीशन में रहे या फिर रेस्टिंग कंडीशन में रहे, एंजाइना अटैक, इसीलिए अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट कंडीशन में भी दिखाई देती है। नाउ दिस अनस्टेबल एंजाइना इज वेरी डेंजरस एंड रिक्वायर्स इमरजेंसी। ओके, जैसे कि मैंने बताया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, वहां पे आपको अगर थोड़ा बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट स्टेबल एंजाइना। आप जब रिलैक्स हो जाओगे, आप फिजिकल वर्कआउट बंद कर दोगे, तो एंजाइना जो है, स्टेबल एंजाइना जो है घट जाएगा, एक तरह से रिलीफ हो जाएगा। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में ऐसा नहीं होता है। आप वर्किंग कंडीशन में रहो, एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर रेस्ट कर रहे हो, ये रेस्ट कंडीशन में भी आपको दिखाई देगा, आपके शरीर में ये डेवलप होगा। और इसीलिए क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में भी डेवलप, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, ज्यादा रिस्की हो जाता है आपके लाइफ के लिए। नाउ दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरी डेंजरस एंड इट रिक्वायर्स इमरजेंसी ट्रीट। तो इसमें इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाता है, पेशेंट बिना कोई खतरा उठाते हुए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। ये एंजाइना जो है आगे बढ़ करके हार्ट अटैक होता है। इज इट क्लियर? ये जो अनस्टेबल एंजाइना है इसके कुछ कारण है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्लॉट फॉर्मेशन होना, कोरोनरी आर्ट करना, ठीक है, ये सब जो है अनस्टेबल एंजाइना के। अभी हम देखेंगे वेरिएंट एंजाइना। ये जो वेरिएंट एंजाइना है इसको हम प्रिंस मेटल भी बोलते हैं, प्रिंस मेटल, और इज आल्सो नोन एज नॉन क्लासिक। ये जो एंजाइना ये बहुत ही रेयर है, इतना आसानी से दिखाई नहीं देता, कम संख्या में लोग पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो एंजाइना अटैक हो रहा है, जो इसमें सडन स्पाज्म होता है, किसका, कोरोनरी आर्टरी। स्पाज्म मतलब मैंने अभी आपको बताया, रिस्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो सडनली अगर कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाए, सिकुड़ जाए, स्क्वीज हो जाए, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई नॉर्मली होना चाहिए था, ऑक्सीजन सप्लाई इतना अमाउंट में जितना में होना चाहिए था उतना नहीं होता, फिर आगे बढ़ करके पेन डेवलप करता है, उसको कहते हैं वेरिएंट एंजाइना। ये जो स्पाज्म है ये टेम्पररीली होता, हमेशा के लिए नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए होगा और फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो, ठीक है। ये खास करके डेवलप होता है स्ट्रेस से, स्मोकिंग से, ठीक है। ये जो है कंडीशंस जब पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है या स्मोक, खास करके चेन स्मोकर होते हैं, उनके शरीर में इस तरह का एंजाइना पाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे दवाई भी हैं जैसे कि कोकेन, ठीक है, ये जो दवाई हैं ये भी एंजाइना डेवलप कर सकते हैं। ओके, ये जो वेरिएंट एंजाइना है ये यूजुअली रेस्ट कंडीशन में भी डेवलप होता है, और क्योंकि मैंने अभी भी बताया, क्योंकि ये इमोशनल स्ट्रेस और स्मोकिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए कोई इंसान अगर डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, तो उसमें क्या होगा, उसके शरीर में रेस्टिंग कंडीशन में भी ये जो वेरिएंट एंजाइना दिखाई देगा, ठीक है। नाउ ये बेसिकली रात को ज्यादातर दिखाई देता है कंपैरेटिवली दिन में, इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यूजुअली हैपेंस बिटवीन मिडनाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे द रिस्क फैक्टर्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। रिस्क फैक्टर्स मींस कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं या फिर कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसके होते हुए एंजाइना जो है होने के चांसेस बढ़ जाते, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहला जो है दैट इज स्ट्रेस। कोई इंसान जो है बहुत स्ट्रेसफुल रह रहा है, प्रेस्ड रह रहा है, ठीक है, अलग अलग कारणों से। आजकल तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है ह्यूमन कंडीशन में,
तो इस कारण के से भी एंजाइना जो है बहुत मात्रा में उसका जो करेंस है एंजाइना का होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। डायबिटीज कंडीशन में जब डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहे, मैनेज किए हुए तरह का कंडीशन में शुगर लेवल बढ़ रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, उस कंडीशन में भी एंजाइना के चांसेस जो है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद स्मोकिंग, लो फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्थी डाइट, अनहेल्थी डाइट, जंक फूड, ऑयली फूड, ठीक है, स्पाइसी फूड, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, ये सब एंजाइना के रिस्क को बढ़ा देते। इसके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बीमारी जिसमें हार्ट डिजीज हुआ हो या फिर डायबिटीज हो या फिर लो ब्लड प्रेशर हो, ये सब जो है एंजाइना के जो रिस्क है उसको बढ़ा देते हैं। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ। फाइनली हम देखेंगे किस तरह से हम बेसिकली हमने समझा किस तरह से एंजाइना जो है होता है। हमने देखा कि हार्ट के मसल को जब सफिशिएंटली ब्लड नहीं, सफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं, उससे क्या होता है, इम्बैलेंस, ठीक है। आप देख सकते हो दैट ऑक्सीजन डिमांड इज इक्वल टू ऑक्सीजन सप्लाई। हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए था, जितना उसका डिमांड था, उतने मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ये एक बैलेंस कंडीशन में है। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन उसी मात्रा में जितना डिमांड हार्ट का है, मायोकार्डियम, उतना ऑक्सीजन उसको पहुंच नहीं, इससे क्या डेवलप होता है, इस्चेमिया, लेस ब्लड फ्लो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा टारगेट है उसमें हम क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं उसको और ज्यादा लेंगे, उसको चौड़ा करेंगे, ठीक है। दूसरा, हार्ट के फंक्शन को कम करेंगे, और तीसरा, उसका जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन के। तो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, उसको चौड़ा करेगा, उसके अंदर जो कम जगह बचे थे उसको और ज्यादा डायलेट कर दे, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे वेसोडाइलेटर्स। ओके, वेसोडाइलेटर्स। और हार्ट के फंक्शंस को कम कराने वाले जो दवाई हैं वो हैं आपके बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू डिक्रीज द हार्ट फंक्शन। तो एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं हार्ट को सफिशिएंटली ब्लड पहुंचाने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेसोडाइलेटर्स देंगे। वेसोडाइलेटर्स मतलब जब कोई दवाई ब्लड वेसल्स को और ज्यादा चौड़ा कर दे, और ज्यादा वाइड कर दे, उसको बोलेंगे वेसोडाइलेटर्स। इसके एग्जांपल्स हैं आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, एग्जांपल के तौर पे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, इसको हम GTN के नाम से भी जानते हैं। ये जो दवाई है, ये इनको बोला जाता है वेसोडाइलेटर्स, और ये क्या करते हैं, हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसको डायलेट कर लेता है, उसको चौड़ा करता है, जिससे पहले के हिसाब से और ज्यादा मात्रा में ब्लड हार्ट के मसल को पहुंचता है। दूसरा, जो हार्ट को, यानी कि हार्ट के फंक्शंस को अगर कम कर देंगे तो उसका जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। अगर एक मशीन ज्यादा काम ही नहीं करेगा तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी दवाई देंगे जिससे हार्ट का जो फंक्शन है वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है ये क्या करते हैं, हार्ट के फंक्शंस को कम करते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल्स के तौर पे आएंगे एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, लेवेटोलॉल। ओके, ये जो है ड्रग, ये बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं और ये पेशेंट में हार्ट के फंक्शंस को कम करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देंगे, ठीक है, जैसे कि निफेडिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाजेम। ये जो ड्रग है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहलाते हैं और ये भी हार्ट के फंक्शंस को, उसके कॉन्ट्रैक्शन को धीमा करता है, स्लो डाउन करता है। तो अल्टीमेटली ये सब जो ड्रग हैं ये इस्तेमाल में आते हैं कहाँ पे, एंजाइना में। और इसी दवाई के साथ जब हम एंजाइना पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे धीरे उसमें जो एंजाइना अटैक है, जो एंजाइना का पेन है वो रिड्यूस होगा और जो पेशेंट है एंजाइना से उसको राहत लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। तो इसी तरह हमने आज समझा किस तरह से हार्ट अटैक डेवलप होता है। हार्ट अटैक कोई 1 या 2 मिनट का काम है नहीं, ये बहुत दिनों से आपके शरीर में जो होने वाला घटना है, होने वाला इवेंट्स है, उसी को लेकर के फाइनली पेशेंट में हार्ट अटैक आता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसी लाइन के साथ इस लेक्चर को खत्म करूंगा कि एंजाइना एक प्रीवियस स्टेज है हार्ट अटैक का। जब एंजाइना ठीक तरह से ट्रीट ना किया जाए, उसको इग्नोर किया जाए, तो आगे जाते हुए वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो कराता है हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अगर इस क्लास से आपको, इस वीडियो से आपको कोई फायदा मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट के माध्यम से हमको बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।